हसरत पर नागरी लिपि में, क्योंकि मुझे कोई किताब नज़र नहीं आई और मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो भी हसरत के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी शायरी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके सियासी जो ज़िंदगी है उसके बारे में जानना चाहते हैं। और बहुत ज़बरदस्त जो उनका पूरा हो रहा है, खाली सियासी तौर से, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका सबसे बड़ा कारनामा है कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखने वाले वही हैं। पहला दफ्तर उनके स्वदेशी स्टोर में बना था यहीं कानपुर में, और उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में जाके दफ्तर बनना शुरू हुआ है। तो हमारा कहना यह है कि हसरत के बारे में अगर पूरा लिखा जाए या कहा जाए तो उसमें कोई मतलब उसको अहाता करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, कि अजीब 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 यूनिक पर्सनैलिटी हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा, जो किताब है उसके बारे में थोड़ा सा जो मुख्तसर है, जो उनका खाका है, और इस किताब में जो मुख्तसर बातें आई हैं उनको मुख्तसरन मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। मौलाना हसरत मोहानी 1880 में मोहान उन्नाव में पैदा हुए। मोहान और फतेहपुर से तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी हो गई, जो अब यूनिवर्सिटी हो गई है, उनकी बेटी नईमा ने लिखा, उन दिनों अलीगढ़ जाना विलायत जाने से कम नहीं था। बाजू पर इमाम जामिन बांधे, रोना धोना हुआ, और उसके बाद फिर वो अलीगढ़ के लिए रुखसत किए गए। मौलाना की हुलिया के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा, उनकी गोल छिद्री दाढ़ी, बारीक आवाज़, छोटे साल के अनक, बगैर खुलने की गोल तुर्की टोपी, घिसी पिटी चप्पल, मोजे से कोई सरोकार नहीं, मोटे खद्दर की पेवन लगी शेरवानी, हाथ में जूट का झोला, दरी तकिया मलगजी चादर, टेढ़ा मेढ़ा टीन का बक्सा, ये से हसरत। हसरत अलीगढ़ जसूलिया से गया, उसका मजाक उड़ाया गया। बाजू पर इमाम जामिन, मशरू का पैजामा, हाथ में पानदान, लड़कों में खाला अम्मा मशहूर हो गए। लेकिन यही हसरत अपनी प्रतिभा और हिम्मत से लोगों की आंख का तारा बन गए। कॉलेज में बहैसियत तालिब इल्म विदेशी हुकूमत से सबसे पहले खाला अम्मा ने टक्कर ली, हलचल मच गई, हसरत निकाले गए। अलीगढ़ से बीए करने के बाद वहीं से एक पत्रिका उर्दू मोहल्ला निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक था। ये उर्दू की पहली पत्रिका थी जो आज़ादी की लड़ाई में सरकार की खुली आलोचना करती थी। पत्रिका में छपे एक लेख की वजह से हसरत को जेल जाना पड़ा। 1904 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में बहैसियत डेलीगेट हिस्सा लिया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि अलीगढ़ का एक मुसलमान लड़का कांग्रेस के अधिवेशन में जाएगा और उसमें हिस्सा लेगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अलीगढ़ की पॉलिसी बिल्कुल इसके कांग्रेस के खिलाफ थी, और उस ज़माने में जो सैयद की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक से नहीं था। ये सिलसिला 1907 तक चलता रहा, लेकिन बदसूरत कांग्रेस के बाद गरम दल और नरम दल के बीच तिलक के साथ गरम दल में शामिल हो गए। उस तिलक के लिए कैसे थे? बलवंत तिलक, महाराज तिलक, आज़ादों के सरताज तिलक। आज़ादी के सरताज मौलाना जंग आज़ादी में कई बार जेल गए। पहली गिरफ्तारी 1908 में हुई। सदा सुलह जाने के बाद जैसे ही कचहरी में से जेल पहुंचे, एक लंगोट, जांघिया, एक कुर्ता, टोपी, एक टाट का टुकड़ा। उस जमाने की गिरफ्तारी बिल्कुल हसरत 1908 में आ गए हैं, गांधी जी आए 1915 में। हसरत 1908 से जेल के चक्कर लगा रहे थे, और वही कपड़े पहना के कैदियों वाले पहना के, और वो तसला हाथ में देके लाइन लगा के वो खाना और उसके लिए जाते थे। टाट का टुकड़ा, कंबल ओढ़ने बिछाने के लिए लोहे का एक छोटा सा बड़ा तसला, चक्की की मशक्कत, चक्की पिसवाई गई, मनो आटा पिसवाया गया। जितना जुल्म हो सकता था जेल में किया गया। पहली गिरफ्तारी के वो लड़की नईमा छोटी और बीमार थी। बेगम हसरत ने जेल से एक पर्चा भेजा, तुम पर जो मुसीबत पड़ी है उसे मर्दानावार बर्दाश्त करो, मेरा और घर का बिल्कुल ख्याल मत रखना, खबरदार तुमसे किसी भी किस्म की कोई कमजोरी का इजहार न हो। ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा, हसरत की बीवी हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों में बड़ी शौहरत परस्त औरत है। ऐसी वफादारी उस औरत से जाहिर हुई जैसे सीता जी ने रामचंद्र जी के साथ की थी।
हसरत की जेल मुद्दत के दौरान उनकी वालिद का इंतकाल हो गया, नहीं मिलता है। जेल से छूटने के बाद पत्रिका निकालना चाहा, सरकार के डर की वजह से कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। स्वयं घर में एक लकड़ी का प्रेस लगा कर छापने लगे। टूटा फूटा घर था, ऐसी पेड़ के नीचे एक था, उसके नीचे जाके उन्होंने एक लकड़ी का बना के अपना खुद ही अपने हाथ से करके बना लिया। एक लेख की वजह से 3,000 रुपये जुर्माना हुआ। मौलाना आज़ाद ने लिखा, पोलिया नशीन 10-10 के 3 नोट नहीं दे सकता, 3,000 रुपये कहाँ जाएगा। नतीजा ये हुआ, प्रेस बंद हो गया। बंद होने के बाद एक तिमाही रिसाला निकाला, लेकिन 1916 में जेल जाने की वजह से वो भी बंद हो गया। रिहाई के बाद फिर शुरू किया, लेकिन 1920 में मुस्तकिल कानपुर आ गए और कानपुर में यहीं कमाल खां के हाथे में आके रहना शुरू कर दिया। मैं उनके घर जा चुका हूँ, मुझे सीढ़ी चढ़ने में मुसीबत हो गई थी, क्योंकि हर ईटा हिल रहा था, पता नहीं कैसे चढ़ते थे। टाट का पर्दा पड़ा हुआ था और उसी में क्या नाम है, मैं गया क्योंकि बेगम हसरत थी, तो उनसे मैं मिला और चला आया। लेकिन मैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 2-4 घड़े रखे थे और ये आज़ादी के सूरमा थे। बंगाल के बंटवारे के बाद विदेशी आंदोलन की बुनियाद पड़ी। मौलाना स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक बन गए। गांधी जी ने मौलाना के कहने पर असहयोग आंदोलन के साथ स्वदेशी आंदोलन को भी जोड़ दिया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए, उसमें तिलक की कोशिश से लीग और कांग्रेस में ऐतिहासिक समझौता हुआ। तिलक का कहना था कि मौलाना की लगातार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश का नतीजा है कि आज मैं कामयाब हो गया। 1920 में कानपुर में स्वदेशी स्टोर खोला, गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया और गांधी जी से सलाह भी बहुत करते थे। जब साइमन कमीशन आया तो गांधी जी साइमन गो बैक कर रहे थे, ये उसकी हिमायत कर रहे थे, तो इन्होंने अपना एक जुलूस निकाल दिया, गांधी गो बैक, नाम से बोलते थे, गांधी गो बैक, गांधी गो बैक। 1921 में खिलाफत कांग्रेस और लीग के अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। सर ने गांधी जी की मर्जी के खिलाफ खुले इजलास में मुकम्मल आज़ादी का प्रस्ताव पेश कर दिया। गांधी जी ने समझाने की कोशिश की, मगर सबका समझने वाले थे। गांधी जी की कोशिश से प्रस्ताव पास नहीं हुआ। राजेंद्र प्रसाद और सुभाष बोस ने लिखा कि बड़े मार्के का प्रस्ताव था, गांधी जी अगर दखल न देते पास हो गया था। इसके बावजूद गांधी असल तो बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता और लीग कौम परस्ती का समर्थक उससे बढ़कर मुसलमानों में कोई नहीं है। नौजीवन में एक लेख में गांधी जी ने लिखा कि मुसलमानों के पास 3 रत्न हैं, इन तीनों में हसरत सबसे महान है। 1925 में ये बहुत बड़ा मार्के का काम है। 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ। हसरत ने अधिवेशन की सदारत की। डांगे, मुजफ्फर अहमद, चेटियार, शौकत उस्मानी और जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े सियासी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन सब ने उसमें हिस्सा लिया और हिंदुस्तान के बड़े बड़े कम्युनिस्ट लीडरों ने भाग लिया। हसरत ने स्वदेशी स्टोर में पार्टी का पहला दफ्तर बनाया। बेगम हसरत, पंडित राम प्रसाद वगैरह उसके प्रथम सदस्य बने हिंदुस्तान में। 1937 में हसरत की बीवी निशा का देहांत हो गया। बेगम हसरत जो पर्दा छोड़ चुकी थी, जंग आज़ादी में हसरत का हर कदम पर साथ दिया। उनकी मौत का हसरत पर बहुत असर है। इनके बारे में हमने एक अलग मजमून इसमें लिखा है। बेगम हसरत हसरत ने लिखा, आशिकी का हौसला बेकार है तेरे बगैर, आरज़ू की ज़िंदगी बेकार है तेरे बगैर। हसरत का घराना मजहबी था, उसी माहौल में उनकी परवरिश हुई। 11 बार हज किया। मदीने चले कि उन्हें हर साल हसरत बुलाएं जो खुद ताजदार मदीना। ये सब एक तरफ, लेकिन जिस बात को हसरत सही समझते थे उसे कहने में संकोच नहीं करते थे। उनका इस्लाम पर पूरा अकीदा था, लेकिन दूसरे मजहब की भी बहुत इज्जत करते थे। उनके यहाँ इस्लाम के में बुजुर्गों के अलावा जिसका नाम बार बार आया है वो श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण को बाप के बाद में फ़कीर लिखते हैं कि श्री कृष्ण के बाद में फ़कीर अपने पीरों के पीर हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह के मसलक आशिकी का पैरवा है। उनका कहना था कि कुरान शरीफ में जिक्र आया है कि खुदा ने दुनिया के हर कोने में पैगंबर भेजे हैं और सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजे हैं। हिंदुस्तान में वो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जी महाराज अलैहिस्सलाम पैगंबर हिंदुस्तान कहा करते थे। उनका कहना था, पर क्या बात कही है, पैगाम हयात जावेदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का। उनकी बांसुरी की आवाज़ जिसके कान में गई वो अमर हो गया। हर नगमा कृष्ण बांसुरी का। हर हज के बाद मथुरा के दर्शन करने जाते थे। वो कहते थे, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हस्ती, सुनते हैं आशिकों में तुम्हारा करम है खास। फिर उसके बाद
एक नज्म कह के सुनाते थे, वहीं बैठते थे और बैठने के बाद बिरहा की रैन कटे न पहाड़, सूनी नगरिया पड़ी है उदास, निर्दयी श्याम परदेश सिधारे, हम दुखियारिन छोड़ छाड़। कहते थे मुँह पे रंग न डरो मुरारी, बिनती कर सुहारी, पनिया भरन का जाहे न दें, देखत है नर नारी। उनका कहना था मजहब इश्क है परिस्थिति हुस्न। असल बात ये थी, मजहब इश्क है परिस्थिति हुस्न, हम नहीं जानते अज़ाब व सवाब। सीधी बात है। उनकी होली के बारे में काजी अब्दुल अब्बासी ने लिखा है, एक दिन मैंने देखा कि होली के रंग पड़े कपड़े पहने घूम रहे हैं। मैंने पूछा मौलाना ये क्या? कहने लगे डॉक्टर मुरारी लाल की बीवी ने रंग डाला है। खैर ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन 3 दिन तक वो यही रंग पड़े कपड़े पहने रहे और इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ते रहे। मुरारी लाल कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, इन्हीं कपड़ों में रंगे हुए कपड़ों में अपना नमाज पढ़ने चले जाते थे। उनके 3 एम बहुत मशहूर हैं, मक्का, मथुरा और मॉस्को। ये बहुत अहम बात है, मतलब एक पूरा पैगाम है इसमें। मक्का उनका अकीदा था, मथुरा से मोहब्बत करते थे और मॉस्को को सियासी तौर पर ज़रूरी समझते थे। हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को पैगाम देना चाहते थे कि वो अपने ईमान पर कायम रहते हुए हिंदुस्तान की तहजीब से जुड़े रह सकते हैं, साथ में समाजवाद के द्वारा मानवता की खिदमत कर सकते हैं। हम लोगों को मालूम है कि हजरत बांसुरी भी बजाते थे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया करते थे। मौलाना हजरत ने अपना सारा जीवन दुर्वेशाना और फकीराना अंदाज में गुजारा। वो एक महान शायर थे, इनकलाबी और जंग आज़ादी के बड़े लीडरों में से। वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, संविधान सभा के मेंबर रहे, बड़े बड़े जत्थों की अध्यक्षता करते थे, मगर उनकी दुर्वेशाना शान को देखकर लोग दंग रह जाते थे। बैरूत, विलायत, अरब और न जाने कितने मुल्कों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। असद आज़ादी के जद्दोजहद में पेश रहे, दूसरी तरफ अदब और शायरी के मैदान में संगमीर की हजरत सबने सुना होगा, चुपका चुपका रात दिन आंसू बहाना, याद है हसरत की पुरानी। वो एक वक्त में अच्छे शायर, तस्करा निगार, आलोचक, पत्रकार थे, तो दूसरी तरफ नुमाया सियासतदान। एक ही समय में सूफी भी थे, दुर्वेश भी थे, उनके पुजारी भी थे। उनका अपने धर्म पर अटूट विश्वास और खुदा के आगे बंदगी से सच चुकाते थे। लेकिन शायरी में सूफियों की तरह इसके खुदा के जलवे नहीं नजर आते उनके यहाँ, बल्कि उनकी शायरी केवल और केवल सांसारिक शायरी है। जब वो शायरी करते हैं तो हुस्न और इश्क के पुजारी हो जाते हैं। उनके लिए कहना चाहिए कि मिट्टी की मोहब्बत में आशुक्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। फैज़ अहमद फैज़ का जब ये शेर जहन में आता है तो हसरत की पूरी शख्सियत नज़र में आ जाती है। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं है, फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं, लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले, फांसी के फंदे की तरफ। कुएं यार और सूएदार। हसरत ने शायरी में जब कदम रखा तो गज़ल मर चुकी थी, बहुत घटिया स्तर पर आ गई थी। उसमें उन्होंने फिर से रूह फूंक दी और बड़े बड़े अदीब उनके कायल हो गए। सबसे ज़्यादा फैसला कायल थे पे। गज़ल का चेहरा उन्हीं का सर बन गया। हसरत की शायरी का कमाल यह है कि उन्हें महबूब को जिस अंदाज में देखा उसी अंदाज से पेश कर दिया, उसमें कोई बनावट नहीं। अल्लाह जिसमें यार की खूबी कि खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। क्या बात है। वो शर्माए बैठे हैं गर्दन झुकाए, गजब हो गया एक नज़र देख लेना। रंग दिल का लगा गई आंखें, रोग दिल का लगा गई आंखें, एक तमाशा दिखा गई आंखें। वो बेपरवाह सोते हैं जाहिर में, लेकिन दुपट्टा यूं ही मुंह पे डाले। जो भी आवे है मेरे तेरे पास ही आकर बैठे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सर रखते जाएं। उसने हमसे सुनी ना शौक की बात, हंस के बोले इक्के जबान में है, तोड़ कर अहले करम नाशना हो जाइए, बंदा परवर जाइए, अच्छा खफा हो जाइए। ऐसे बिगड़े वो सुन के शौक की बात, ऐसे बिगड़े वो सुन के शौक की बात, आज तक हमसे बोलचाल नहीं। मोहब्बत क्या सूरमा लंबी, मुल्क के आज़ादी के सूरमा लंबी बीमारी के बाद 1951 में इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। रास्ते में हर कदम पर ठोकरें कितनी लगी, फिर भी जाने क्यों मुझे अपना सफ़र अच्छा लगा। शुक्रिया।